जाएगी उससे कम होता चला गया इंटरेस्ट। यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट आदमी नहीं है, हमको फील करना चाहिए कि हम भाग रहे हैं तो मुझे दिक्कत हो रही है, तो उल्टी डायरेक्शन में उल्टा हुआ तो कैजुअलिटी सब। और जो हमारे जितने भी एनिमल थे बंदर गाय, ये वही कैजुअलिटी। इसका सेंटर टेम्पर एनिमल्स का सेंस लेकिन हम अपने आज अगर अर्थक्वेक आ गया दिल्ली और आप 24 टावर्स पे रह रहे हैं, 24 ऊपर, और आपको क्विक 1 सेकंड में डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन योर नॉलेज और स्किल, क्या करें? अरे पिलर तो उस समय ध्यान ही नहीं आएगा। under the table and all. तो होगा कि भागेंगे स्टेयर से, कुछ भागेंगे लिफ्ट से, और कुछ भागेंगे तो कुछ तो इतना पैनिक हो जाएंगे बालकनी से ही जंप लगा देंगे। हाँ। तो समय आपका टेम्परामेंट तो ये ऐसी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन है, ये तो मैंने बहुत ही एक्सट्रीम पे बताया। अगर आपको स्कूल आना है यहाँ पर, तब भी आप मॉर्निंग में एल्गोरिथम लगाते हो कि 9 बजे पहुंचना है, अगर मैं नहीं पहुंच पाए पहले मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो में भी नहीं पॉसिबल है तो ओला लेंगे, ओला लेंगे, पूरे दिन आपका एल्गोरिथम चलता है तब आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। चाहे आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, चाहे अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, आप पूरे दिन एल्गोरिथम पे रहते हो। क्रिएटिविटी घर से ही आती है। तो एवरी मैन इज क्रिएटिव, बट प्रॉब्लम क्या है, उस क्रिएटिविटी को हम रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मेरा यही आज का एक मेन ऑब्जेक्टिव ही होगा, हाउ टू कन्वर्ट क्रिएटिविटी इनटू डिसीजन। डिसीजन ही भी एक आपका इनोवेशन। तो अगर ये हम एक कल्टीवेट कर लें और आपके जो आप उसको एनालाइज करिए, जो आपने डिसीजन लिया बेस्ट था डे टू डे में, तो आपका क्या होगा, माइंड उसी तरह से डेवलप। तो वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और बेसिकली साइंस का साइंटिफिक टेम्पर से कोई नहीं, जरूरी नहीं है साइंटिस्ट का दिमाग साइंटिफिक टेम्पर हो। हिस्ट्री का जो पढ़ रहे हैं उनका वो हमसे ज्यादा उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक, तो साइंस का साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोई भी रिलेशन नहीं, नो रिलेशन साइंस। हम इसरो के साइंटिस्ट को भी देखते हैं, जब कोई इसरो लॉन्च करता होता है तो हम उसकी पूजा कर रहे होते हैं। लीफ अलग जगह है, टेम्परामेंट अलग है। तो अब हम कब अपने लीफ हैं जो आस्थाएं हैं उनको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट से अलग करके रखेंगे, या हमें उसमें कितना गैप्स होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है सोसाइटी में, साइंटिस्ट भी फेल हो जाते हैं। Sometimes you have heard that Ganesh ji starting giving milk for all scientists go there and offering milk to the god. Same time they say there is a this is not scientific. Some scientists say मैसेज किसको जा रहा है, मैसेज गोज टू द पब्लिक। तो साइंटिस्ट खड़ा हुआ है वो भगवान को ऐसे कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। तो ये सब चीजें बहुत वेरी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए साइंटिफिक एटीट्यूड मेजर करना बहुत ही कहते हैं टेंजिबल आउटपुट होना चाहिए, टेंजिबल
आता है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या है? फार्मूला परफॉर्मेंस कैसे डेवलप होती है? नेशन भी चाहता है कि 2047 तक हम डेवलप कंट्री बन जाए, वो भी परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस जब बढ़ेगी जब हमारी बढ़ेगी, वैसे नहीं बन सकता। हमारी बढ़ेगी तब उन कंट्री की बढ़ेगी, हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमारी बढ़ानी पड़ेगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बढ़ा, क्योंकि उस समय तक ये सब हमारी जगह होंगे। तो ये पूरा एक चेन प्रोसेस, और उसका एक फार्मूला है परफॉर्मेंस का कि आपको अगर आगे करना है स्किल इनटू विल। अगर आपके पास स्किल है और विल है तब आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकती है। अब स्किल इज जीरो, रिजल्टेंट परफॉर्मेंस विल जीरो। कई लोगों को देखा होगा स्किल बहुत है, विल ही नहीं है, परफॉर्मेंस जीरो। अब स्किल कहाँ से आई? स्किल को इम्प्रूव करना है तो उस पर भी सोचा जाए स्किल कहाँ से आई। स्किल 3 चीज से आती है, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड। अब नॉलेज और एक्सपीरियंस जब बन जाते हैं, आपका एक उसमें एनहांस हो जाता है नॉलेज में, और एटीट्यूड, वहां भी देखो एटीट्यूड, स्किल डिपेंड करती है एटीट्यूड। इस कंट्री की दुर्दशा ये है, there are so many knowledgeable person in the society but they are not positive on time. So there is a wide gap in the society, knowledge, attitude. अगर आपने भी देखा होगा बहुत बच्चा बहुत नॉलेजेबल है लेकिन उसका एटीट्यूड ही नहीं है तो कभी प्रोग्रेस नहीं, चाहे वो आईआईटी क्रैक कर ले चाहे कुछ भी कर ले, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक उसका एटीट्यूड। तो उस एटीट्यूड और नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमको रिड्यूस करना। वो जीरो नहीं हो सकता लेकिन वो गैप तो कम हो सकता है। तो अगर वो गैप कम हुआ तो डेफिनेटली वो स्किल एनहांस होगा। तो हम यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हाउ टू मिनिमाइज दिस गैप। और दूसरा इंपॉर्टेंट है विल। विल कहाँ से है? विल आती है, ये डिपेंड करता है कि जैसे आप इस एनवायरनमेंट में हैं, स्कूल में हैं, तो आपको विल मोटिवेट कौन सा फैक्टर करेगा? वो एनवायरनमेंट करेगा जिससे आप तो सोच पा रहे हैं। अगर आप वो एनवायरनमेंट अलाउ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल की, मैनेजमेंट की, कि आपको वो एक एनवायरनमेंट दे जिससे आप उसको, आपके पास स्किल है लेकिन आपको एनवायरनमेंट ही नहीं है उस। इसी तरह घर में आप चाहते हैं, आपको विल वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा बच्चों को, कि आप उसको मोटिवेट करें तो वो करें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कोई बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, वो जाना चाहता है लेकिन पेरेंट्स कहते हैं क्या करें, वेस्ट ऑफ टाइम, आप आईआईटी की तैयारी करो, इसमें क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं करेगा। आपने चैनलाइज ही कर दिया कि जाओ आप लड़ो युद्ध में, बहुत कंपटीशन ये रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं भी उसी फैमिली से। तो आपने उसकी स्किल, उसकी जो वो थी ना क्रिएटिविटी, उसको नहीं पकड़ा। बच्चे को आगे प्रोग्रेस करो, अपना खुद ही करेगा टाइम मैनेज। अगर वो कर सकता है, अगर पहले ये होता था कि गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, हर एक पेरेंट्स मना करते थे कि देख लो भाई चल जाएगा तो ले लो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, होता था ना। तो आदि तो वहीं पर हो गया कि हाँ मान ही ले लिया, तो बिल्कुल उसको कोई टेस्टेबल नहीं किया कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के लिए है या नहीं है, लेकिन हमने उसकी क्रिएटिविटी को वहीं किल कर। तो ये जो फैक्टर्स हैं
ये बहुत डिपेंडेंट है। तो परफॉर्मेंस अगर बढ़ानी है तो हमें स्किल और विल दोनों पे काम करना पड़ेगा, और स्किल करना है तो नॉलेज तो आप दे ही रहे हो, उसके साथ आपको एक फैक्टर पे और काम करना पड़ेगा, हाउ टू डिलीवर इट। एटीट्यूड, उसका भी बहुत सारे मैं बताऊंगा कि कैसे आप एटीट्यूड भी वो डेवलप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फंडामेंटल पे जा रहा हूँ, और आप इस उस पर काम करेंगे जिंदगी में, आप ही बच्चे नहीं, आप भी। तो ये जो चीजें हैं वो हम कैसे उसको आगे बढ़े। बेसिकली माय सब्जेक्ट इज साइंस, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड in electronics and communication, PhD in science communication। तो उसमें क्या है कि मेरे लिए इजी है एक साइंस के सब्जेक्ट से आपको ये सब चीजें देखेंगे, इसलिए मैंने साइंस चुना। और इसलिए आपको पहले क्लियर कर दिया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक एटीट्यूड का। Sorry for the interruption. The volume is low to the outstation schools. We just increase the volume. तो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका कोई लेना देना, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं साइंस को के साथ वो आपकी बात। Actually, the volume is low to the outstation teachers. No, So I would just place it here. ठीक है, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ कि विद दिस बैकग्राउंड कि आप लोग सभी साइंस के लोग हैं, है ना? अब तो बहुत इजी है। साइंस में इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी आप लोग जब बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट करें साइंस में, इसलिए मैं पहले से आपको बता दिया साइंस में इसलिए लिया है कि मैं उससे फेमिलियर हूँ सब्जेक्ट से। तो कोई भी सब्जेक्ट है जब आप बच्चे को बताते हैं, कोई किसी भी फील्ड में अच्छा करियर बनाता है, तो अभी तक हम बताते हैं कि व्हाट इज साइंस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उसको हम डिफरेंस डायमेंशन साइंस के बताते हैं। आगे जाके बच्चे में कैपेबिलिटी डेवलप होती है, उसकी एक इमेजिनेशन डेवलप होता है कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो आई विल बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट, प्रोफेसर। या उसका उससे साइंस से थोड़ा डेविएशन हो जाता है तो अलग कोई सब्जेक्ट भी चूज कर। बट हम कभी नहीं बताते इसको व्हाट इज द पर्पस ऑफ, क्यों करना चाहते हो, क्यों पढ़ाई जा रही है साइंस, या क्यों हम साइंस के उसमें आते हैं। तो पर्पस जब तक नहीं बताएंगे किसी चीज का, तब तक वो एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो। तो कोई भी चीज हो आप भी उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, क्या आपका एक पर्पस, क्यों करना चाहते हैं। तो आज के अगर उसमें देखा जाए कि हम क्या बताएंगे, क्योंकि डेफिनेशन भी चेंजेस होते रहती है, पर्पस भी चेंजेस होते रहते हैं। तो आपने क्या हुआ साइंस में, आज की डेट में क्या पर्पस ऑफ साइंस है साइंस का। अब उसमें कहा जाता है कि वी हैव टेकिंग सो मच फ्रॉम आवर मदर अर्थ, आवर ड्यूटी इज टू रिटर्न बैक टू आवर मदर अर्थ फ्रॉम आवर नॉलेज एंड स्किल। हमने इतने सारी चीजों को उसका अर्थ से ले लिया है, अब उसको हम वापस करने की बारी है। वो हम कैसे करेंगे, फ्रॉम आवर नॉलेज और स्किल्स। इसीलिए ये सब वर्ड आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। ये हम अपनी न्यू जनरेशन को भी कुछ बचा के रखना चाहते। तो इस सस्टेनेबिलिटी की बात है। अब आप जितने भी रिसर्च पेपर देखेंगे, अगर उसमें सस्टेनेबिलिटी वर्ड लगा होगा तो पब्लिश होगा, नहीं तो जैसे हम बिना आग जो भी हमें करना पड़ता है ना, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, सस्टेनेबल वर्ड और WHO गोल, UN गोल्स, और ये सब उसमें लगा देते हैं कि सो के वो कंटेम्परेरी समझे। तो जितनी भी चीज हो रही है आज की डेट में, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और अच्छा भी है कि हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को किया है, मैं वापस कर। तो ये एक आज की डेट का मेन ऑब्जेक्ट कि आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन आपको जो भी रिसोर्सेज आपने लिए हैं या यूज कर रहे हैं उसको वापस भी करना है, या करके ही जाएंगे आप। तभी हमारी ये एक जो ह्यूमैनिटी है,
वो आगे चल पाएगी, नहीं तो हम सभी रिसोर्सेज खत्म करके बैठे हैं, खत्म हो जाएगी पूरा। तो इसमें बहुत सारे वर्ल्ड वाइड डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा कर्ज दिया जा रहा है केमिस्ट्री। कई बहुत सारे कंट्रीज में बच्चे केमिस्ट्री नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि इस केमिस्ट्री की वजह से, इस केमिकल्स की वजह से हमारी पूरी अर्थ जो है सबसे ज्यादा इसको डिजास्टर। तो अब चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे डाइज जो हम यूज करते हैं, वो इसने हमारे सब रिसोर्सेज को कॉन्टामिनेटेड, चाहे वो इंडस्ट्री हो, बहुत सारे, सबसे ज्यादा रिडक्शन केमिस्ट्री फील्ड में है। मैं लेटेस्ट आपको ये बता रहा हूँ, बट उसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, उनको समझाने की बात। इसी केमिस्ट्री ने तो हमें आज नहीं, एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का सबसे बड़ा राइट दिया है। आप रियलाइज करो, जो हमारे राजा महाराजा होते थे बहुत पहले, किस कलर के कपड़े पहनते थे, कैसे उनके ड्रेस मटेरियल रहते थे, कलरफुल। और आम आदमी के कैसे, किस कलर के, व्हाइट, कलर नहीं पहन सकता था, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। आज की डेट में हम कलरफुल है और वो मिनिस्टर वो व्हाइट पे आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक एलिट क्लास में, हम डिफरेंट फ्रॉम दिस। अगर ये केमिस्ट्री नहीं होती ना, तो आज भी हम वही व्हाइट में ही घूम रहे होते, और ये कलरफुल। तो ये साइंस का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है कि इतनी अफोर्डेबल कंट्री आता है, जो गैप्स है ना वो साइंस ही फुलफिल कर सकता है। बहुत सारे हमारे डिजीजेज हैं जो हम पहले अर्ली 40 इयर्स 50 इयर्स में हमारी डेथ हो जाती थी एवरेज, अब एवरेज 65 इयर्स हो गई। तो ये सब ड्रग्स केमिकल्स की वजह। तो एक साइंस का क्या है, एक एडवांटेज है, दूसरी से डिसएडवांटेज भी है। लेकिन ये तो कौन चूज करेगा, हम ही तो चूज करेंगे। हमको क्या करना है, साइंस की थोड़ी गलती है। ये तो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ट्रीट करें। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमको अपने रिसोर्सेज को वो बचाना है, और जो भी हम यूज करें उसको हमें वापस देना। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे तो हम, चाहे वो प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ाएं, इस एंगल को जरूर लाएं। चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे साइंटिस्ट बने, चाहे हिस्टोरियन बने, हर चीज को प्रिजर्व करने का तो, और वो करने का, ये एक डायमेंशन से सोचने की जरूरत है। दूसरा सेकंड बहुत है कि साइंस की इम्पोर्टेंट क्या है, कि साइंस इज ग्लोबल। साइंस ग्लोबल। अब आप, मैं अच्छा काम करता हूँ, अगर मुझे पता चल जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, वो मुझे इनवाइट कर ले, और उन्होंने अगर कोई टेक्नोलॉजी बना रखी है और इंडिया मांगे, तो वो हमको, साइंस में तो हमारी बहुत वो है कि आप आइए, आपका टैलेंट का स्वागत है, वो हमारे टैलेंट से टेक्नोलॉजी भी वहां डेवलप होगी, लेकिन हमको उसका एक्सेस नहीं। और टेक्नोलॉजी में डेवलप होती है तब तब वो हमको शेयर नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं शेयर होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे किसी कंट्री की जीडीपी से इन्वॉल्व। जितना जाएंगे उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो जितने भी इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, या उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो इंडिजीनियस हो और हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से हो, हमारे, और उसमें हम अपने आप को स्टैंड बने। इसलिए मोदी जी का विजन ये है, मेक इन। इसीलिए तो अगर हम बच्चों को ये बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन आपको ये करना है। आप ये मत सोचिए कि इंजीनियर मैंने कर लिया और मैं बाहर चला जाऊंगा। आप आईटी के अलावा कोई फील्ड बता दीजिए जहां पर इंडियन का कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे दिया। और आईटी में भी उनको ये नहीं मालूम है हम जो कोडिंग कर रहे हैं दिन रात, वो कहाँ यूज हो रही है, तो नहीं बता पाए। तो हमारे पास कोई आईटी में तो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है।
ना हम आज तक कोई अपना माइक्रो प्रोसेसर बना पाए हैं जो रोबस्ट हो। सब कुछ इंटेल, ये सब कुछ टैलेंट हमारा ही है, वो यूज हो रहा है वो। लेकिन हमने बहुत सारे, जैसे एयर कंडीशन भी बनाए या कुछ भी बनाए, इनका भी देख लीजिए, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं। हमारा टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री, होते ही नहीं, और वहां तक तो पहुंचते ही नहीं, बस टेक्नोलॉजी नहीं। तो ये सब एरिया है जहां पर हमको सोचने की जरूरत है। और इसकी वजह से क्या हो गया आज की डेट में कि इन सोसाइटी में देयर इज ए डिवाइड, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, कि some section of people who are very interested in the technology, they use technology very much in the day to day थिंग्स। तो उसमें क्या हो गया, एक सोसाइटी में दो तरह का डिवाइड हुआ कि एक सेक्शन है बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करता है अपने डे टू डे वर्क में, और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो नहीं करता। तो एक सोसाइटी में अब डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया। तो आपको परफॉर्म करने के लिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो आपको अब टेक्नोलॉजी पे अपडेट भी रहना पड़ेगा। सपोज एआई टूल्स आ रहे हैं, आप एआई टूल्स को कैसे अपने एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। 1990 में जब एक्सेल आया था, तो उसमें अगर सम भी हो जाता था 2+2, तो बहुत एक्साइटमेंट होता था, ये देखो ये तो हमारा काम बचा देगा, 2+2। 97 में जब कंप्यूटर सब जगह आए, तो एक पैनिक भी हुआ कि ये तो हमारी जॉब भी ले लेगा, उसके एप्लीकेशंस बढ़े। आज एआई का, तो आप जितने भी लेटेस्ट टूल हैं एआई के, मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ 5 साल पूरा कंप्लीट सब सेक्टर चेंज हो सकते हैं। आपको भी अपने ये लगना पड़ेगा मेरी जरूरत भी है कि, तो ये हमें वहां पर अपडेट होने की जरूरत, जिससे कि जो डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट होता जा रहा है ना, वो अभी से। तो मेरा तो यही हम्बल रिक्वेस्ट होगा, अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं, अदरवाइज इतना ड्रास्टिक चेंज होगा कि वो आप भी हम भी विजुअलाइज नहीं करते। उसके इफेक्ट्स भी बहुत सारे, उनमें मैं बाद में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे समय में जब साइंस पढ़ाया जाता था, तो कहते थे कि हम फिजिक्स की प्रॉब्लम लेके गए अपने टीचर के पास में, और वो टीचर बाय द वे केमिस्ट्री का था, ये बता दीजिए। तो देन उनका रिप्लाई होता था, तो फिजिक्स के टीचर नहीं हूँ, केमिस्ट्री की हूँ, आप बेटर होगा फिजिक्स के पास जाए। फिजिक्स के पास गए, तो उन्होंने कहा हम बताएंगे। और क्योंकि पढ़ते तो सभी थे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैं इस एटीट्यूड से क्या इनको आता होगा सब, और उनको आता भी है, लेकिन वो नहीं है कि एक्सपर्टीज की बात आ गई। तो मैं कहता हूँ कि अब जो मल्टी डायमेंशन की जो अप्रोच है, उसमें सभी ये जो कंपार्टमेंट हमने क्रिएट किए हैं, ये सब खत्म हो। तो उसके लिए एक मैंने सजेस्ट किया था कि किस तरह इसको हम खत्म कर सकते। तो जैसे सपोज आप अर्थ साइंस और स्पेस की बात करते हैं, तो इसमें ये किसमें आता है, एस्ट्रोनॉमी और जियो साइंस। सोशल साइंस साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी। लाइफ साइंस फंक्शनल बायोलॉजी एंड सेलुलर बायोलॉजी। फिजिकल साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स। फॉर्मल साइंस मैथमेटिक्स लॉजिक। तो ये सभी एरिया हमारे पूरे कवर है। अब जरूरत है कि हमको मल्टीटास्किंग और मल्टी डिसिप्लिन। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर इंटरेस्ट सपोज फिजिक्स में, अब ये फिजिक्स का एक हमने स्केल बना दिया कि फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें किस लेवल पे काम में होता है, एटॉमिक लेवल पर। तो ये कितना लेवल है इसका, 10⁻⁹ है ना, एटॉमिक लेवल 10⁻⁹। तो उस स्केल पर हमको काम करना है। तो अगर हम बच्चे से कहें कि आप, उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में है, वो फिजिसिस्ट बनना चाहता है, तो उससे ये मत बोलो कि आप फिजिक्स में ही जाना, उसको ये डेवलप कर दो, यू हैव टू वर्क ऑन 10⁻⁹ लेवल। उसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगी, एस्ट्रोनॉमी भी आएगी, सब है।
और वो मल्टी डायमेंशन उसकी थिंकिंग हो जाएगी कि हमें इस लेवल पे काम करना है, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट बनना है। अब किस लेवल पर है? 10⁻⁹ अगर आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है तो सेल लेवल 10⁻⁶ लेवल, उस लेवल पे आप काम करने की जरूरत है। उसमें फिजिक्स भी अप्लाई होगी, उसमें केमिस्ट्री भी अप्लाई होगी, मैथमेटिक्स भी होगी। अगर कोई एस्ट्रोनॉमर नासा में जाना चाहता है, एस्ट्रोनॉमी उसका सब्जेक्ट है, then he has to work on 10⁻⁻27 scale. Things are so big. और वो मैथमेटिशियन बनना चाहता है, आज की डेट में थ्योरी इज कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी, जिस पे काम हो रहा है, जिसपे हम जैसे सोचते हैं कि आज 3D, 2D के बाद 3D, 3D के बाद 4D, 5D, कितने डी होंगे? वर्ल्ड इज नाउ अप्रोचिंग अराउंड 55, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर होगा। तो वो वहां पर ये थ्योरी, तो ये स्केल डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको सपोज करो लाइफ साइंस में डॉक्टर बनना है, किसी किस स्केल पर काम करेगा? जहाँ जिसमें आपको टच कर पाए, फील कर पाए, तो उसका स्केल और कम होगा। तो इस तरह से आप पूरा इसको डिवाइड करो, ह्यूमन लेवल, उसका डायमीटर 1 लेवल, और ये स्केल से हम ये इस तरह का डेवलप कर सकते हैं कि इस स्केल में सब कुछ आ जाएगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। और इसमें सब कुछ मल्टी डायमेंशनल चीज होगी, मल्टी डिसिप्लिन होगी। इस तरह से हमारी सोच भी चल रही हर जगह। आगे देख रहे हैं कि बच्चे फाइनेंस में भी जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, साइंस के साथ फाइनेंस को भी ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यू हैव टू, if you divide whole the society, so you can divide into 3 groups: knowledge group, concern group, and grassroots. Up as a teacher, what will be your responsibility? You are in which group? Knowledge group. Knowledge group का क्या responsibility है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट नॉलेज। आप नॉलेज क्रिएट कर रहे हो। प्रोफेसर क्या करता है? नॉलेज क्रिएट करता है। टीचर्स क्रिएट करता है। साइंटिस्ट क्रिएट करता है। रिसर्चर क्रिएट करता है। तो नॉलेज आप क्रिएट करते हो। और दूसरा कौन सा ग्रुप है? कंसेप्ट। ये इस ग्रुप में कौन आते हैं? इस ग्रुप में आते हैं आपके पॉलिसी मेकर, ये जितने लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब ये किस पे डिपेंड रहते हैं? अगर ये नॉलेज ग्रुप नहीं हुआ तो ये ग्रुप का कोई भी, और ये दोनों ग्रुप किसके लिए काम करते हैं? कॉमन, इसमें टीचर्स, वो बच्चे आते हैं और आम जनरल पब्लिक इसमें आती है। तो आपकी जो पूरी सोसाइटी में सबसे ऊपर आप टॉप पर, आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? सबसे ऊपर। तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप इस पूरी सोसाइटी में टॉप पर हैं। आपको तो सबसे ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए। अगर हम नॉलेज क्रिएट नहीं करेंगे तो ना तो हमारे पॉलिसी मेकर, ना ही इसमें एक्टिविस्ट भी आते हैं। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? वो इंफॉर्मेशन नॉलेज ग्रुप से ही लेते हैं। नॉलेज ग्रुप जो कंट्रीब्यूट करता है, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जो पब्लिकेशंस होते हैं, या जो कोई थ्योरम पब्लिश हुई उसको करना है। टीचर्स का क्या एजुकेशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए, टीचर्स तय करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न कौन करता है? टीचर्स तय करते हैं। ये तो सिर्फ हमारे काम पे ही। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे इस नॉलेज को नीचे तक ले जाएं।
ना, तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आज के बाद एज ए टीचर की नहीं मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जो मिलना था मिल गया, अब आपको जो मिला है उसमें आप तो वो सब छोड़ के हमें एक मोटिवेट होके कि अब मुझे कुछ ऐसा करके जाना है लाइफ में, कि लाइफ में मैं अगर 60 साल में पूछूं रिटायरमेंट के समय मैंने लाइफ में क्या किया, एक जरूर एक क्वेश्चन अपने आप से करना। उस समय आपके पास एक आंसर हो कि मैंने ये मेरा कंट्रीब्यूशन किया, मैं इस लाइफ में पेपर वेट बन के नहीं गई। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो आपका तो, तो योग तो सबसे बड़ा आपका इम्पोर्टेंट है कि यू आर इन दी टॉप इन द सोसाइटी, नॉलेज ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप एंड ग्रासरूट। तो जो भी है आपको यू हैव टू क्रिएट ए नॉलेज। अब नॉलेज क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट एवर यू आर डूइंग, डू सम क्रिएटिविटी इन योर सब्जेक्ट। वही आपका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एंड parallelly you can also contribute in the society. There are so many things, so many platform you can do, but एक होना चाहिए कि हमें एक कुछ ना कुछ ग्रास रूट ग्रुप के लिए या कंसर्न ग्रुप के लिए उसको कुछ ना कुछ करना है। तो आपका एक कंट्रीब्यूशन जरूर उसमें आना चाहिए। दिस विल ओनली कम फ्रॉम योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट एंड अब एक नया एक डेवलपमेंट का भी पैरामीटर आया है, दिस कॉल्ड जैसे अगर आप बच्चों को आप पढ़ाते हैं और वो उसको उस पढ़ाने को कोई इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है, सपोज उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, कोई एप्लीकेशंस नहीं आ रहा है, देन वो उस चीज को कभी भी डे टू डे एप्लीकेशन में यूज नहीं कर। तो उसको कहा जा रहा है कि साइंटिफिक लिटरेसी। साइंस को इसलिए मैं ले रहा हूँ बिकॉज this subject is very comfortable and you are science teacher, that's why I am taking this subject, scientific literacy. तो scientific literacy का मतलब है कि if you are teaching a science to the student and he is not visualizing, not taking connect this subject to day application, then वो जो आपकी टीचिंग है वो उससे तक पूरा नहीं हो। तो डेवलपमेंट में एक नया हमने पैरामीटर खोजा है कि जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी नॉलेज है उसको डे टू डे एप्लीकेशन में, डिसीजन मेकिंग में उसका कितना कंट्रीब्यूशन। सो जो भी आप पढ़ाएं, जो भी चीज करें उसको जरूर कनेक्ट करें डे टू डे, आउटसाइड क्लासरूम, आउटसाइड सिलेबस, आउटसाइड बुक। आप उसको एक एप्लीकेशन से क्रिएट कर देंगे, देन ही और सी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट बेसिस। तो बहुत ये जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ इट आप आपको कैसे उसको करेंगे, तो डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, if you see the whole literature, here you will found two model of communication. First is called deficit model of communication and second is called engagement model. Deficit model of communication means one way teaching. This model come into exist in 1995 and 2005 it became obsolete. उसमें क्या था कि आप जब बच्चे को बता रहे हैं या कोई भी आप टीचिंग कर रहे हैं, आप ये सामने वाले को सोच के चलते हैं कि उसको कुछ नहीं। अर्लियर सिनेरियो में ऐसे ही होता था, जब आई वाज ए स्टूडेंट, मैं किसी प्रॉब्लम को लेके जाता था अपने प्रोफेसर के पास, वो कहते थे 10 किताब दे देते थे कि लाइब्रेरी में पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आना। ये आज भी एटीट्यूड है कि
तो उसमें आपने क्या सोच के रखा कि सामने वाले को आपने अंडरस्टूड कर दिया, उसको कुछ नहीं आता है, उनको स्टार्टिंग से बेसिक्स की फंडामेंटल्स की जरूरत है, आप उसमें पढ़ाएंगे और उसका आपने पूरा स्किल ही वहां पर किल कर दिया। देन 2005 वर्ल्ड वाइड देयर वाज ए डिस्कशन इन पब्लिक एंगेजमेंट ऑफ साइंस की इंगेज करने को होगा कि हमें एंगेजमेंट मॉडल को लाना। तो अभी ये मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है। एंगेजमेंट मॉडल में क्या होता है कि आप उस बच्चे से बातचीत करके आप फाइंड आउट करते हैं कि उसका लेवल क्या है और उस लेवल से आप उसको आगे का बता। कई बच्चे का लेवल अलग है, सबका अलग अलग। मैं अभी बताऊंगा एक एक्सपेरिमेंट करके आप कैसे बच्चों का लेवल आप तय। तो वो जो लेवल से आप उसको बोलें। और इन दी साइंटिफिक कम्युनिटी आल्सो दिस मॉडल इज वी आर वर्किंग ऑन दिस। आईएमडी का आपने एक एग्जांपल देता हूँ। मौसम का जो प्रेडिक्शंस होते थे पहले क्या होता था कि वो कहते थे रेन होगा, नहीं होता। अब आप क्यों नहीं? क्योंकि हमने मॉडल जो है वहां से अडॉप्ट कर लिया एज सच मॉडल। वो हमारे कंडीशंस के हिसाब से, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से नहीं। अभी हमने क्या किया है कि वो मॉडल को ही अपडेट कर दिया है, उसमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, अपनी नॉलेज शेयरिंग उसको भी डाल दिया। अब हमने वो लेवल तक ले आए कि अगर किसान चिड़िया भी देखता है कि उनका भी एक नॉलेज है कि वो आएंगे, बर्ड्स आएंगे, तो बारिश होगी, उस मॉडल वहां तक हमने माइंड उठ लिया। वो मॉडल में वो भी एग्जिस्ट कर ऑब्जर्वेशन उनके करने से हमारा सिस्टम और रोबस्ट हो गया। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रिडिक्शन करना। क्योंकि कई सारे पहले क्या था कि हमने रीडिंग लेने किसी को भेजते थे तो वहां पर उसमें मैनुअल एरर हो जाती थी तो हमारा पूरा प्रोडक्शन ही फेल हो जाता था। पता चलता तो वो आदमी गया ही नहीं रीडिंग लेने, उसने वैसे भेज दिया। तो अब क्या है, सब कंप्यूटराइज सेंसर कि आपको जाने की बाद जरूरत नहीं है। ऑल द डेटा इज कमिंग, कलेक्ट हो रहा है, इसके प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग इतना फास्ट होता है कि वो आपको रिजल्ट्स बहुत भी अच्छे मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इंगेज मतलब रखा है कि आपने हर एक लेवल को, इवन ग्रास रूट लेवल तक जो उनकी नॉलेज थी ट्रेडिस, उसको भी हमने तो इसलिए आपको टीचिंग में भी इंगेजमेंट का ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, आपको इंगेज कर रहा हूँ क्लास में, इसलिए आपको थोड़ा आप सुन भी रहे हो। अगर ये वन वे होता तो आप नहीं करते। तो इंगेज करना, और अदरवाइज आप इस मॉडल पे चलेंगे, योर परफॉर्मेंस विल बी 0। और आपको अपडेट होने के लिए जब उसकी नॉलेज पर आएंगे तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा कि बच्चा है कुछ भी पूछ सकता है आपको। वो तो ये है कि एक टाइम गैप अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन आपको रियलिटी में इस मॉडल पर आना पड़ेगा। तो ये वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं और इसमें इस मॉडल में भी और बहुत इंप्रूवमेंट अब है कि इसमें भी कुछ सारी चीजें आएंगी। तो आपने देखा होगा जितनी भी रिसर्च हो रही है एजुकेशन रिलेटेड हो, साइंटिफिक एंगेजमेंट वर्ड जरूर। मार्केटिंग में तो एमबीए और ये वाले एंगेजमेंट के बिना उनका चल ही नहीं रहा। तो ये बहुत वर्ड टर्मिनोलॉजी है। जो आपको दिखे ना वर्ड्स कुछ नए आए, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी करिए। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये वर्ड के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसे सब चीजों में मुझे देखने को आज ये सब वर्ड। तो अगर आप 15 या 20 फील्ड में नए वर्ड देखेंगे ना, उसी पे अपने आप को अपडेट कर लीजिए, आप अपडेटेड। इस टर्मिनोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए और बच्चों को भी बताइए कि क्यों इसका क्या। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड ईगर ईगर डॉयल ना। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि आप किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे, I think there is chair. Sorry, I disturbed the class. Please sit. Good morning. Good morning.
So this research was done by एडगर्ड. उसमें ये इन्होंने किया कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया एंड उन्होंने उसका एवल्यूशन किया कि आफ्टर 2 वीक उनको कितना याद रहे. व्हाट इज द टीचिंग मेथड. तो उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स को दिया. सबसे पहले उन्होंने बच्चे को रीडिंग, जैसे आप बच्चे को रीड कराते हैं उनको किया. देन उन्होंने हियरिंग वर्ड्स, looking at picture, watching a movie, looking at exhibit, watching a demonstration, seeing done at location, participating in discussion, giving a talk, like a dramatic presentation and a simulation, and doing the real things. ये सभी इन्होंने used और उसको फाइंड आउट किया कि कितना उनको रिमेम्बर रहता है. तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, And अगर आप बच्चे को रीड कराते हैं तो उसको सिर्फ 10% रिमेम्बर रहता है आफ्टर 2 वीक. अगर आप हियरिंग वर्ड्स 20% और लुकिंग एट पिक्चर या विजुअल उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो 30%. वाचिंग ए मूवी, एग्जिबिट, डेमोन्स्ट्रेशन तो प्रोबेबिलिटी होता है 50% तक इंक्रीज. देन पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन 70%. गिविंग ए टॉक, आप कोई इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तो 70%. देन नीचे की ओर जाते हैं, डूइंग द थिंग्स इन रियल थिंग्स, उससे कुछ एक्टिविटी खुद परवाह करते हैं, देन पॉसिबिलिटीज इनटू 90%. दैट मींस यू आर गोइंग टू पैसिव लर्निंग टू. सो आपको बहुत बताने की जरूरत है. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट में बच्चे को भेजते हैं तो हम टाइम किल करते हैं, तो उनको आप बताइए ये लर्निंग एक्सपीरियंस का ही पार्ट है. जब बच्चा खुद करेगा तो उसको वो कॉन्सेप्ट हो सकता है 70 to 90%. सिर्फ रीडिंग और हियरिंग ऑफ वर्ड्स से आपका कुछ नहीं होना. सो एक्टिव लर्निंग के लिए हमको ये बहुत जरूरी. दिस इज द एस्टेब्लिश्ड रिसर्च. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मेथोडोलॉजी कि क्या हम बच्चे को बताएं. उसके लिए सबसे है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन रिसोर्स लाइब्रेरी. अब स्कूल की लाइब्रेरी पे डिपेंड होने का टाइम गया. लाइब्रेरीज का सिस्टम ही खत्म हो रहा है वर्ल्ड वाइड. देयर इज नो लाइब्रेरी. आपको खुद रिसोर्सेज डेवलप करना. सपोज आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए, बच्चे को बताना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए बुक्स के अलावा. आपके पास में एक दो अच्छे वीडियोस होना चाहिए. नहीं हो तो आप खुद शूट करें. यू कैन शूट योर वीडियो और उसको क्लासरूम से जो वीडियो हो बाहर, ये ना क्लासरूम का उसको फील नहीं लाना है. आपके इन्वायरमेंट में उस कॉन्सेप्ट का क्या यूज हो रहा है, आप उसको शूट करिए. आपके पास अच्छे विजुअल्स हों जो बच्चे के पास किताब में ना मिले. किताब में तो उसको मिल ही रहा है, सबको बुक्स में है. इस तरह के डिस्कशंस उसको प्रोवाइड कराइए अकॉर्डिंग टू देयर एज कि वो उसको फेमिलियर किए. और लास्ट में आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो कहीं ना हो, आप बच्चा आपके पास आने की कोशिश करे कि मैडम के पास समथिंग डिफरेंट. तो इस तरह से आप अपनी जो मेथोडोलॉजी है उसको अब धीरे धीरे बिल्डअप होगा. एक दिन में नहीं होगा, बट टाइम यू कैन हैव ए गुड रिसोर्स लाइब्रेरी. तो वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. और इसमें कोई एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं. मैं बताऊंगा अभी आपको नेक्स्ट 2 टिप्स देके जाऊं. नेक्स्ट, हाँ, अब बहुत जरूरी है कि हाउ टू इनकलकेट ए साइंटिफिक टेम्परामेंट. तो उसके लिए नेक्स्ट है, मैं इसको बैक में जाइए, कि यू हैव टू डेवलप ए स्किल. यू कैन साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है कि मेथड ऑफ साइंस को आप प्रमोट करें. तो मेथड ऑफ साइंस के लिए आप अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या आप बच्चों से चाहते हैं कि किस तरह की स्किल डेवलप हो, तो आप ये 5 पैरामीटर बहुत जरूरी है. इसको बोलते हैं 5WH. W5H. एक हाउ भी है इसमें बाद में.
तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये उसको दिया था टिप्स, और वो मैं सक्सेस रहा हमेशा। मैंने उससे ये बोला था कि कोई भी क्वेश्चन आए, आप इन 5 का जवाब लिख के आ जाइए। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे हिस्ट्री पढ़े चाहे ज्योग्राफी पढ़े, उस क्वेश्चन में सपोज आपके पाया है कि व्हाट इज न्यूटन लॉ, तो न्यूटन लॉ को किसने डेवलप किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, 5 वाई के आंसर हर चीज में ले लो, 2-2 लाइन आप लिख के आ जाओ। और उसका भी आज का भी तरीका यही है। नाउ शी इज डूइंग एमबीबीएस, और अभी भी बस बस ये 5 उसको लिख के आती है कि कोई चीज में। आपको भी बस इतना ही करना, कोई ज्यादा चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, आप 5 के क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बस एक चार्ट बना लीजिए आपका। और यही आपको यहाँ पर करना है कि इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए यू हैव टू डेवलप ए मेथड ऑफ साइंस। मेथड ऑफ साइंस के लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू ऑब्जर्व द थिंग, कैसे आप ऑब्जर्व कर, प्रॉब्लम वहीं से मिलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डू सम एक्सपेरिमेंट एंड कम टू द कंक्लूजन। होता क्या है, क्लास में आपने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चा सीधा कहाँ पर आ गया, ये प्रॉब्लम, ये हमारे घर में भी प्रॉब्लम। मेथड ऑफ साइंस का क्लासरूम से कुछ लेना देना नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारे डिसीजन से जुड़ा हुआ है। हम डायरेक्ट कंक्लूड कर देते हैं, ये आपको जुकाम हुआ है, आपने जरूर खाया होगा। ठीक है, तो ये आपके डिसीजन यहीं से सब गड़बड़ होते हैं। आपने उसका 20 के प्रोसेस तो सोचे नहीं, और आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करके कि आपको सर्दी लगी है तो आप जरूर कुछ गड़बड़ आपने, हो सकता है कि उसमें और भी पैरामीटर्स हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो मेथड ऑफ साइंस और साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीजें शुरू से ही बच्चों को फ्रॉम अर्ली स्टेज, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, इतने वर्ड मत बताइए, लेकिन उनको डिफरेंट वर्ड से उसको, नेक्स्ट मैं बताऊं, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना है। अब ये मैंने ऑब्जर्वेशन किए, तो आप इस तरह की स्किल डेवलप कर सकते हैं। सपोज ये जो आप रिवर देख रहे हैं, मैंने कोई रिवर सीधे बहता हुआ नहीं देखा, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, रिवर सीधी क्यों नहीं जाती है। बाहर फॉरेन में तो हाईवे सीधे होते हैं, लेकिन इंडिया में तो मुड़ जाते हैं, तो हाईवे हमसे सीधे रखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। दूसरा, ये जो फिगर है, ये फिगर अगर आप लोग मैथमेटिक्स के होंगे, फिगर इसका गोल्डन रेशियो, ये सेम फिगर इसमें आपने देखा होगा, स्नेल में साइक्लोन भी ऐसे ही आता है, और आप अपना फिंगरप्रिंट देंगे उसमें भी यही मिलता है। ऐसा इस फिगर में है क्या, ये मेरे ऑब्जर्वेशन से। फिर मैंने ये देखा कि हनीकॉम का है, ये फेबोना की सीरीज है, ये इसमें ऐसा क्यों मिलता है, सेम पैटर्न। इसका मतलब नेचर में 2 चीज है, एक है पैटर्न, दूसरा सिमेट्री। तो ये दोनों चीजें हमें क्यों ही दिखती है हर जगह। तो यहाँ से आप बच्चों को कोई भी चीज की आप कुछ ऑब्जर्व करके लाइए, तो धीरे आपकी भी आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपके भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब इनको मैंने एप्लीकेशन से रिलेट, यहाँ इस स्ट्रक्चर को सबसे सॉलिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कोई भी स्पेस कहीं लेफ्ट नहीं है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को मैंने पाया जो आपके दिल्ली के लुटियन जो इंडिया गेट के आसपास जो भी बने हैं, इसलिए यहाँ कभी जाम नहीं लगता, हर एक स्पेस का यूटिलाइज परफेक्ट। और ये हम अभी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा गोल्डन रेशियो,
अब गोल्डन रेशियो क्या देखा कि हम जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे शूज, जब शूज की दुकान पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो चीज होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, ठीक, और अच्छा देखने में भी अच्छा लगे, तो वो लाइट वेट कंफर्ट में ही। हाँ, हम हम बहुत सारे ट्राई करते हैं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अपना गोल्डन रेशियो अपना पैर का देख लीजिए और शूज का भी मेजरमेंट कर लीजिए, जो आ जाएगा वही कर सकते कंफर्ट, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। आप अगर सर्दी में बहुत ठंड लग रही है तो अगर उससे बचना है तो गोल्डन रेशियो के फॉर्म में आ जाइए, आपको ठंड। तो ये सभी एप्लीकेशंस हैं, इससे अब मैंने तो 10 सोचे हैं, हो सकते हैं और भी सोच सकते हैं। तो ये दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये जो आपको बटरफ्लाई दिखते हैं, कई जगह बटरफ्लाई दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। जहां आपको बटरफ्लाई दिख गए तो वहां से जो पॉल्यूशन का लेवल बहुत अच्छा है। कम है। तो वो ठीक है, और आपको दिल्ली में तो दिखेंगे ही नहीं, आप बाहर जाएंगे तो ये दिखेंगे। तो ये एक इंडिकेटर्स हैं, तो ये हमें देखने को, फिर हम अगर हम उसको और डेप्थ में जाएंगे तो क्यों ऐसा होता है, ये सब बहुत सारे बच्चों में एक सोच। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद खुद एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अब ये जेंटलमैन क्या है, ये चाइना का फिगर है, ये कॉर्न लेके जा रहे हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम कितने कॉर्न मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। तो सेम साइज के दोनों सिलेक्ट किए, बट दे आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने देखा एक भी अगर कॉर्न ज्यादा होता है तो बैलेंस बिगड़ जाते हैं। तो उनके एक कंक्लूजन पे आए इन दिस मेथड वी कैन कैरी दिस मच ऑफ, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप उस रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक सिंपल सा बोली, आपके सराउंडिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई लैब चाहिए क्रिएटिविटी के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैडम ने सुबह पूछा था आप क्या लेके आए, कोई रिसोर्स करें, कुछ नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी क्या आती है, अभी मैं यही पूछ लूं कि इस फैन में 3 ब्लेड हैं, 4 क्यों नहीं है? 4 होते हैं, तो यहाँ 3 का क्यों लगाया है? तीन ही के क्यों होते हैं, और कुछ लोग 4 के भी लगा देते हैं, क्यों? उनका अच्छा होगा या? कभी नहीं सोचा। ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बड़ा रूम में लगाते हैं तो हम ये 3 वाला यूज करते हैं। 3 वाले से क्या होता है, उसका एयर का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, तो हवा ज्यादा कट करती है, क्योंकि इसका जो एंगल होता है वो कितना कितना हो गया, 60 वो होता है, तो ये ज्यादा क्रॉस कट करता है। और अपन बालकनी में लगाते हैं तो छोटे फैन 4 वाले, क्योंकि हमें बाहर हवा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने ऊपर। वॉशरूम में क्या लगाते हैं, 4 वाले मिलेंगे आपको छोटे, क्योंकि आपको तो बालकनी हो गया, छोटे रूम्स हो गए, वहां पर हम कि हमें एक लाइट, ये तो क्रिएटिविटी है, ये तो हमने कभी नहीं देख, सामने रोज देखते हैं फैंस, कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो अब मेन क्रिएटिविटी का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ओरिजिनल। तो अब बहुत सारे हमारे पास आइडिया तो बहुत होते हैं कभी, लेकिन हम उसको इनोवेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो नॉलेजेबल तो सोसाइटी हमारी बहुत है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड, इसलिए हमारे पास कहा जाता है कि वी आर लैक इन इनोवेशन। और थोड़ा सा कहीं कुछ लोग ट्विस्ट करके दे देते हैं तो कहते हैं देखो कितना अच्छा कर रहा है, अरे आप भी कर सकते हैं, आपने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए। तो क्रिएटिविटी का सिर्फ है ओरिजिनल आइडिया, और जो भी इनोवेशंस का उसका रिलेशन है कि कन्वर्टिंग दिस आइडिया इनटू द नेक्स्ट। उसके लिए हमें बहुत जरूरी है, ये कुछ लोग ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि
कि कोई भी चीज को आप कितनी तरीके से सोच सकते। अब मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक साइंस का स्टूडेंट है, मेरी जो ट्रेनिंग हुई है शुरू से, तो वो किस तरह से हुई है। मैंने कोई लॉ पढ़ा, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन आई, उसने क्या पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड जनरेशन आई, उसने भी पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। ये भी बताया जाएगा कि एप्पल ऊपर से, ये हमारी जनरेशन साइंस के साथ ये लिमिटेशन है। साइंस क्या है कि आपको फैक्चुअल चीज बताती है, आपको वो टेस्टेबल करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट में। आप भी टेस्ट करते हैं, नई जनरेशन भी वही एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, उसकी जनरेशन आएंगे वो भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप जो ट्रुथ है उससे डेविएट नहीं हो सकते। हमारे सोचने का तरीका क्या हो, साइंस स्टूडेंट सीधा तो उसको कर रहे हैं, उस खोज में उसको कुछ नया मिल गया, देन उसका कंट्रीब्यूशन। अगर मैं यही चीज लॉयर को ले आऊं, लॉयर बोले कि एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, दो लॉयर को खड़ा कर दो, तो वो उनका स्टेटमेंट क्या होगा। एक बोलेगा कि साइंस कहता है कि हर एक चीज ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन के कारण गिरती है, तो एप्पल ऊपर से नीचे। एक लॉयर ने ये बोला, दूसरा बोला नो, इट डिपेंड्स आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हुए हो। अगर आपका सिर नीचे है तो आपको हर चीज नीचे से ऊपर होती हुई दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो सोच है वो हम एक डायरेक्शन में सोचते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटिविटी को मल्टी डायमेंशन सोचना। उस मल्टी डायमेंशन से क्या होगा, आपको कई सारे फैक्ट्स निकल के आएंगे। तो यही वो है, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस आपको यह है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को या हर एक प्रॉब्लम को, हर एक क्रिएटिविटी को 6 एंगल से सोचना। इमोशनली उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम कोई प्रॉब्लम हम जाते हैं, हमारी नेगेटिव अप्रोच है, हम शुरू से कर सकते हैं, नहीं हो सकता है तो हमने ऐसा क्यों बोला, पॉजिटिव है तो हमने क्यों बोला, क्यों जरूर एक वर्ड लगा। उससे आप क्या होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी का टाइम है वो ज्यादा, इसी को इन्होंने वर्ड में कर दिया है, लेकिन कई लोग इससे ज्यादा भी टाइम, 6 लिमिटेड नहीं है, आप भी इसका डिवाइस कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई इसको स्टैंडर्ड रूल नहीं मानता हूँ, लेकिन ये है कि स्टेब्लिश है, लोगों ने इस तरह किया है इसको। एक नेक्स्ट, अब आपने क्या किया कि क्रिएटिविटी क्या क्या, व्हाट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आइडिया आ गया। अब आइडिया से क्या क्या हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड ए अप्लाइड क्रिएटिविटी। अब आप उस क्रिएटिविटी को जब अप्लाई करते हैं उस रिजल्ट में, तो 3 तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला डिस्कवरी, दूसरा इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या हो गया, आपने नए ही पूरा एक कॉन्सेप्ट दे दिया, तो उसको नॉलेज और कॉन्सेप्ट को डेप्थ कम अंदर ना, जैसे कोई प्लेनेट की नई खोज हो, दैट कम्स इनटू द डिस्कवरी। आपने क्या किया, कोई टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर दिया या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, इन्वेंशन में आ गया। जैसे सपोज आज की डेट में ओटीटी टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है, तो वो क्या है, तो मीडिया में इन्वेंशन है, तो उसने नया एक शिफ्ट ला दिया। और देन इनोवेशन, इनोवेशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा आपने उसका करके उसका वाइडर एप्लीकेशन सोसाइटल दे दिया। जैसे ओला, ओला क्या है, इनोवेशन, जो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर दिया। पेटीएम क्या है, इनोवेशन। तो अगर इसका हम रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कि 1% या 2% की हो जाए, वो भी बहुत कम है, लेस देन 1%।
इन्वेंशन 30%, बिलो 30%, और सबसे ज्यादा होते हैं। तो जो भी आप सोसाइटी में देख रहे हैं इस समय, सिर्फ तो इनोवेशंस के लिए हमें क्लियरिटी, मैंने में था पर्पस ऑफ साइंस, आप क्यों करना चाहते हैं, किस लेवल तक ले जाते हैं आप अपने आइडियाज को, वो आप खुद डिपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये कई सारे टाइप्स भी होते हैं इनोवेशंस के। पहला होता है सस्टेनिंग, डिसरप्टिव, रेडिकल एंड इंक्रीज। सस्टेनिंग डेवलप इनोवेशंस का मतलब क्या है कि हमें उसको सस्टेन करना है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के जो मॉडल्स होते हैं हर फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में रहना चाहते हैं। आजकल तो कार भी सब चेंज हो रही है, सेम है अंदर, सब कुछ सेम है, आप लुक एंड फील चेंज कर दिया क्योंकि वो मार्केट में सस्टेन। ये जो सस्टेनिंग इनोवेशन है में आता है इंक्रीमेंटल। अब उसमें कुछ हमने फीचर डाल दिया, सपोज करो उसमें कैमरा नहीं था, उसमें हमने कैमरा इंट्रोड्यूस कर दिया, इंक्रीमेंटल इनोवेशन हो गया। डिसरप्टिव इनोवेशंस, डिसरप्टिव मतलब कंप्लीट वेनिश कर दे। सपोज पहले क्या था, डीवीडी आते थे, है आज की डेट में है ऑब्सोलीट हो। इनोवेशंस उसने किसने रिप्लेस किया? देन रेडिकल, रेडिकल मतलब कंप्लीट चेंज। तो ये इनोवेशन पूरा ब्रेक थ्रू होते हैं, उस फील्ड को सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो ये इनोवेशन के 4 कैटेगरीज हैं। सो हम इसमें कर सकते हैं सस्टेनेबल। नेक्स्ट, अब आप बताइए कि ये इनोवेशन है कि ये आपके अब क्लास में भी देखने को मिलता होगा। ये जो बच्चे ने बनाया, जो आप लोग बनाते हैं, दिस इज आल्सो इनोवेशन। उसने अपने आइडिया को उसमें कर दिया, रिजल्ट है ये, कन्वर्ट हो गया आपकी क्रिएटिविटी इनटू द रिजल्ट। ये भी क्रिएटिविटी कन्वर्ट। आपके दिमाग में तो आइडिया बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप इस फॉर्म में लेके आए उनको दिखाने के लायक नहीं लाए। तो ये दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये 6 क्लास के बच्चे का इनोवेशन है। वेस्ट मटेरियल से ये है क्रिएटिविटी, आपने उसको शैडो। नेक्स्ट, इसमें क्या क्रिएटिविटी है? इसमें क्या है? दो 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 चेयर है और 3 लोग हैं। तो ये क्रिएटिविटी है कि इनोवेशन? है भी। ये भी इनोवेशन है। ये उन्होंने एक बच्चे का इनोवेशन है, क्लास 7 के शेरल के बच्चे का एक। नेक्स्ट, ये तो आपने बहुत देखा होगा, फ्लोटिंग। ये लड़का इनोवेशन है राजस्थान का। और ये ऐसा है जो सोप जो है पानी में डालते डिजॉल्व हो जाता है, उन्होंने ऐसा इनोवेशन किया कि डिजॉल्व भी। नेक्स्ट, ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडियन रेलवे का एक इनोवेशन कि बिहार से आने वाली जो ट्रेन है उसमें आपने जुगाड़ नहीं है। अब आपको देखो, अब आपको मैं आपको ऐसे बताइए, रियलिटी है हमारे पास आइडिया बहुत हैं और जापान ने अपने कोच ऐसे बना लिए और हम नहीं बना पाए। सेम ये डिजाइन में आपको जापान में
हम जुगाड़ जुगाड़ आप हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं जुगाड़ को, लेकिन वो आइडिया और क्रिएटिविटी से ही बनता है। अब मैं आपको एक बताऊं, अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक अभी वहां पर फ्लड आई कश्मीर में। तो वो लोग हैबिचुअल नहीं थे कभी भी फ्लड के। तो आजकल क्या है कि बिहार के लोग बहुत माइग्रेट करते हैं, तो वो वहां भी थे। तो जब वहां पर देखा कि जो वाटर लेवल है 10 फीट तक चला गया, तो आधा घर डूब गया, तो क्या करें? तो आइडिया कहाँ से आएंगे? तो कोई बच्चा था, शायद वो रिपोर्टेड भी है, 11th या 12th का बच्चा था। उसने क्या किया, जो पानी की जो टंकी होती है ना ऊपर लगी रहती है, उसने उसको काटा। काटने के बाद उसको उसमें रख दिया और एक एक आदमी को उस टंकी में से बिठा के निकाला। तो अब उसमें ये आया कि ये छोटा बच्चा इतना कर सकता है, क्योंकि वो हैबिचुअल था वहां का। बिहार में तो हमेशा ही प्रॉब्लम थी। उसने वो वहां अप्लाई करके बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो उसे पता था कि इस तरह से हम उसको पुल करके रस्सी से बांधा उसने, और बहुत लोगों को, तो वो उसे पता था कि ये डूबेगी नहीं, और उसमें हम इजली। तो ये सभी जो चीजें हैं जो हम आसपास देखते हैं वही होता है। ये सबसे देखिए इंडिया की एक बांदा जगह है, वो नीलखंड में। वहाँ के एक बच्चे का इनोवेशन है, इसके पास स्लीपर्स नहीं है, और उसने अपना वो किया। ये भी एक innovation। और क्रिकेट में तो बहुत लड़ाई होती रहती है, एम्पायर कौन बनेगा, सब खेलना चाहते हैं। तो बच्चों ने वो टांग दिया मोबाइल। वो रिकॉर्ड करेगा इनोवेशन। नेक्स्ट। ये बहुत सारे इस तरह से हैं। नेक्स्ट। तो बच्चों ने किए वही मैंने इसमें। अब ये देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का इनोवेशन। इसके सेविंग के लिए उसके पास मिरर नहीं है। ये ये शायद आप ही के स्कूल का है। ये अमेठी नोएडा साइड में ये बच्ची आई थी, इसने क्या किया, ऑटो में कूलर लगाया। ऊपर पानी आपके स्कूल का ही है, क्योंकि मैं जज था नेशनल साइंस सेंटर में, उसको फर्स्ट प्राइज। ऑटो लेके आई थी, उसने कूलर लगा के, तो उसमें राइड भी दिया था उसने लास्ट ईयर ही। ये ऑटो वाला है, उसको कह रहा है बहुत अच्छा, मुझे कंफर्टेबल लगा। पूरा उसने बनाया था, पूरा पानी का ड्रेनेज सिस्टम। और ये देखिए केरल का है इनोवेशन, ट्रेन होती है। Next. अब इसके लिए हमें जो सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हमें एक इकोसिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। अपने अपने जगह जो स्कूल्स में हो, तो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम हो, इसमें जो आप इनोवेट कर रहे हैं उसको प्रमोशंस मिले, कि टीम एक डेवलप हो, कैपेबिलिटी डेवलप हो। एक सपोज मैं एक बात करता हूँ कि इस आईआईटी का मैकेनिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, कानपुर का कंप्यूटर साइंस अच्छा है, इसका अच्छा है, क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि एक टीम वर्क वहां पर डेवलप हो गई, अब वो रिजल्ट देगी। वैसे स्कूल्स में भी हो सकता है, ये स्कूल्स में इस टॉपिक पे बहुत अच्छा काम हुआ है, इस टॉपिक में अच्छा हुआ है, तो एक एक कैपेबिलिटी डेवलप होती है, फिर वो म्यूचुअल एक्सचेंज से वो वहाँ भी इस तरह की टीम डेवलप हो जाती है। तो एक अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट। तो अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी डोमेन स्किल पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये मैंने बताया आपको, यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। और एक स्किल आप अपने जो भी अच्छा है उसको डोमेन स्किल आपको करना पड़ेगा। दूसरा आपको क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। तो उसमें जो आपने मैंने बताया है कि आपको जो 5
6 डायमेंशन से उसको सोचना पड़ेगा। वो फर्स्ट आप अपनी डोमेन डेवलप करिए। डोमेन के लिए क्या है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी नई आ रही है सबको एक इन डेप्थ एक एनालिसिस आपको क्लियर, देन क्रिएटिव स्किल और देन मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए है कि आप बच्चों को मोटिवेट करिए और अपने सिस्टम, आप भी तो मोटिवेट होंगे। तो जब आप मैनेजमेंट आपको मोटिवेट करेगा तब आप मोटिवेट होंगे, आप मोटिवेट होंगे तो बच्चे मोटिवेट होंगे, और आप मोटिवेट होंगे तो घर भी मोटिवेट होगा। तो ये सब इंटरलिंक, तो वो सबकी अपनी अपनी एक जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उसको करना होगा। अब जैसे ये देखिए, ये हमीरपुर के NIT का है, वहां पर क्या ठंड पड़ती है, तो हॉस्टल में क्या होता है कि ठंडा पानी आता है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह नहाने की। तो ये मेरे रियल, मैंने पूछा ये क्यों लगा रखा है। तो उन्होंने बोला कि वाटर को नीचे गिरने का मुझे टाइम चाहिए, अगर वो गिरेगा तो थोड़ा उसमें प्रोसेस में उसका टेम्परेचर, तो अगर वहाँ फैसिलिटी करें यहाँ है नहीं, हमको ये करना पड़ता है। उन्होंने वहाँ ऐसा लगा दिया। तो उन्होंने छोटी सी एक अपनी नॉलेज को अप्लाई करके अपना वो नेक्स्ट, ये एक बच्चा आया अपने उसके पास, टीचर के पास में, कि हर एक साइकिल के जो टायर होते हैं वो सर्कुलर क्यों होते हैं। तो टीचर ने बोला कि आप चेंज कर दीजिए। अब उस बच्चे ने चेंज कर दिया। नाउ ही इज हैप्पी विथ हिज एक्सपेरिमेंट। कैसे पता लगा? अब ये क्या, क्यों डर रहा है इसका, तो क्यों इसका फेशियल इस तरह का एक्सपीरियंस है? हाँ? क्यों, क्या होगा कि अगर वो, हाँ? अगर वो एक पैडल आगे करेगा तो होगा क्या उसके साथ? कैसे करेगा? क्या सा साइंस, साइंस क्या, वो डर तो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन क्यों? ये इसलिए डर रहा है कि जो सर्कुलर टायर होता है उसका जो वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ज्यादा है और इसमें पॉइंटेड है। अब इसमें क्या करेगा, जैसे ही फोर्स लगाएगा तो एक अपवर्ड फोर्स ये निकलेगा जो ये साइकिल न्यू डायरेक्शन में जाएगी। ये डर रहा है। लेकिन इस बच्चे का आइडिया था, करना चाहता था कुछ लाइफ में, उसने उस आइडिया को कभी नहीं छोड़ा। मेरे टीचर कुछ भी बोलते रहे, मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा। नेक्स्ट करिए। वही आदमी जब 65 इयर्स का हुआ, अब उसका फेशियल एक्सपीरियंस, वो टीचर नहीं है सामने, नहीं तो नाउ इज कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब है कि जो भी आइडिया है उसका खुद पहले आप अपना ऑनर करिए, आप अपने आइडिया का सम्मान खुद करिए। सोसाइटी तो उसका काम ही है, लेकिन आप अपने आइडिया पर अड़ग रहिए, आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर। मैं आपका रियल एग्जांपल बताता हूँ। पेटीएम जो था इनोवेशन, वो बहुत पहले का है। जब मोनेटाइजेशन हुआ तब क्या हुआ कि हमें एक ऑनलाइन सिस्टम चाहिए था जिसमें हम कैश ऑप्शन करें, उसमें पेटीएम टॉप पे चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इनोवेशंस को अगर वहीं वो डिसर्टेड हो जाता है कि इनोवेशन खराब है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। समय कब आएगा, कब आपका आइडिया चल जाएगा, उसका वेट करिए। आइडिया आपका है, आप उसको सोचिए, उसके बारे में काम करिए। आप देखते हैं एक सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारे पास आइडियाज आते हैं। हम सोचते हैं ना किसी सब्जेक्ट पे, किसी भी चीज को, कोई भी पर्सनल चीज को आते हैं सब, हम इसको ऐसे करते हैं, उसको नोट डाउन करिए और उस आइडिया पे काम करिए। इस तरह से हमारी बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें मैं नहीं आता हूँ पॉलिसी। ये भी देखिए इनोवेशन, ओल्ड जीन्स। नेक्स्ट, हाँ, मैं 2-3 एक्सपेरिमेंट आपको करके खत्म करता हूँ। आपको क्लासरूम में कॉन्सेप्ट को, आइडियाज को कैसे
हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ना हो, उसकी आप कोई चिंता मत करिए। साइंस में अगर रिसोर्स मांग लिए तो हमेशा ही कम रहेंगे। तो उस जो है हमारे पास उससे ही हमको आगे बढ़ना है। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको वॉलेंटरी सबको कुछ बुलाता हूँ, एक दो तीन एक्सपेरिमेंट करके उससे आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने कहा उसको मैं रियलिटी में लेके आया कि नहीं। मेरी वो एक असेसमेंट आपकी तरफ से ही तो जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसमें, तो क्रिएट ए वन ड्रामा, एक उसमें ड्रामा जरूर करें। उसको हम कहते हैं कि गिव सम टास्क। कोई एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी को करने के लिए एक टास्क होना बहुत जरूरी है। डिफाइन ए टास्क, और वो आपके पूरे चैप्टर से रिलेटेड हो, लेकिन उस चैप्टर में कहीं भी उस एक्टिविटी कहीं भी लिंक ना। ठीक है, आप उसको यहां से स्टार्ट करिए किसी कॉन्सेप्ट। सपोज मैं एक एक्टिविटी करता हूँ, एक टास्क, इसमें आप भी कोई वॉलेंटरी कोई भी आ सकता है। आइए, बैठ बैठ बैठ। आपका क्या नाम है? चार्ली। तो जैसे एज ए फिजिक्सिस्ट या जो भी आप फिजिक्स में पढ़ा, मैं हर एक फिजिक्स में क्या होता है, हर चीज को नाम से नहीं बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट, तो अब आप ऑब्जेक्ट। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक ड्रामा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी बताना है फिजिक्स में, और बाउंड्री कंडीशंस भी बतानी है क्या है ये। तो हर एक आप प्रॉब्लम करते हो, डिफाइन भी करते हो कि दो ऑब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन पेपर में इसी तरह आते हैं। यह आता है कि वन ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का m2। तो आप क्लास में ड्रामा कर सकते हैं कि क्रिएट भी ऐसे कर सकते हैं फन लेक्चर, देखिए ऑब्जेक्ट है क्या आ गए फिर लेट आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इस तरह से आप क्लास में एक इंटरेक्ट इंगेज कर सकते हैं। सो सान्या जी इज माई ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक टास्क दिया है। टास्क ये है कि मैम को बिना आगे झुके चेयर से उठना, बिना आगे झुके। आगे आपको नहीं झुकना, आप ट्राई करिए। देखिए मैम, देखिए नहीं, आप चेयर पे नहीं, चेयर से ही उठना, चेयर से उठना है बिना झुके। आप उससे मैंने सोचा मैं बोलता था बैठ ही रहना है, चेयर छोड़ना, चेयर से। कितने लोग अब क्लास में ये आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। फर्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन पर दो तरह की हाइपोथेसिस निकल के आएंगे। क्या क्लास में हो सकता है दो लोग, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले मैम इट इज नॉट पॉसिबल, और कुछ बोलेंगे पॉसिबल। अब आप बताइए क्लास में कौन कौन पॉसिबल है, कौन कौन हाथ उठाइए, कौन कौन कहते हैं कि हो सकता है। देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। तो ये जो मेथड ऑफ साइंस का है, अब हम सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस सेट हो गई कि हमको यस और नो, यस को भी एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो देखना है कि क्या हो रहा है। मैम ने कहा इज पॉसिबल। अब मैं किसी से एक और वॉलंटियर लाना चाहता हूँ। आइए आइए, आपसे कराना नहीं है, नहीं अभी नहीं, अच्छा आइए। मैम ने बोला कि ये पॉसिबल, ठीक है। अब मैम इनके सामने आप इस तरह से हाथ आगे लगा, बिल्कुल उसके टच करके मैम उठ ना पाए आगे की ओर, बिल्कुल बिल्कुल और टच कर दीजिए, और बिल्कुल। अब आप उठिए
आराम से आराम से उठे कैसे, आपने धक्का दिया उसको आके झुकने और बिल्कुल कर दीजिए, उठने मत दीजिए ना। बिल्कुल बैरियर। अब आप फील करिए, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप फील करिए कंफर्टेबल उसमें कि मुझे जरूर झुकना पड़ रहा है। बैरियर आ गया, उसे पता लग गया, तो मैंने एक चीज क्लोज कर दिया और मैं एक उस पे आ गया, ये इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? अब मैम खुद ही बताएंगी कि जब इन्होंने फील किया तो उनका सबसे पहला फोर्स नी पर आया, नी पे आया, और नी पे जब फोर्स आया तो नी ने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स किया, और जब इन्होंने पीछे किया तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, जिससे कि हम ऊपर क्लास में उस चेयर से उठ पाए। जब हमने बैरियर लगा दिया तो क्या हुआ, जो बैक फोर्स था उसको हमने स्टॉप कर दिया, इसलिए ये नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। और हम पूरे लाइफ में उठते बैठते रहते हैं, हमको नहीं मालूम है कि न्यूटन थर्ड है। और क्लासरूम में भी हम वही देते हैं एग्जाम्पल कि मैडम ने इधर माला गाल पे, तो आपके टैप पर लग रहा है कि नहीं वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये तो हम दिन भर उठते बैठते हैं, और क्या प्रोसेस। आप फील करके देखिए, ऑब्जर्व करके आप फोर्स भी ऑब्जर्व करेंगे, आप शांति से बैठना और देखना, आप फोर्स आपको विजुलाइज होगा। And then children will never forget it. हाँ? Otherwise we learn and we forget. तो ये, और इसके लिए क्या जरूरत हुआ, कुछ नहीं चाहिए। अब आपको न्यूटन सेकंड लॉ आपने थर्ड बता दिया, और सेकंड के लिए बच्चे पूछने लगे और फर्स्ट के लिए भी पूछने लगेंगे। अब आपको उनको विजुलाइज कराना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम सेकंड लॉ को किस तरह विजुलाइज कराएं, या हमने आपको विजुलाइज कराया, तो आपको वो चीजें विजुलाइज करानी पड़ेगी। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी तरह। आइए, कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट नया कोई भी आ जाइए। That's थोड़ा- also saying चलो कोई भी object आओ. ये निकालना पड़ेगा थोड़ा। अब इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि मैम को ये अपने हैंड लेके अपने उसको टच करना, बस ठीक। तो आपने देख लिया, अब ऑब्जर्व करिए, आप ये एक्सरसाइज को इधर फेस करते हुए करें, सबको दिखाई दे। हाँ, अब नीचे ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि अपने टो को इन्होंने छू लिया, आप उसके बॉडी मूवमेंट आपने देख लिया होगा कि किस तरह से ये एक्सरसाइज हो रही है। अब मैं मैम से यही बोलता हूँ, सेम एक्सरसाइज आप दीवार से टच होके कर दीजिए, किसी दीवार से बिल्कुल टच हो जाइए। हाँ, दरवाजे बंद कर दीजिए, उसको ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आप जब तक हो तब करना, आप मत करिए। हाँ बिल्कुल सेम टच करना। Because I have to stick with the door as well. हाँ बिल्कुल अब ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है। है तो क्यों नहीं? और मैं इतना ही बता देता हूँ, अगर मैडम नहीं कर पा रही है तो रामदेव बाबा भी नहीं कर पा रहे। इनमें भी साइंस अप्लाई हो रही है, चाहे वो कितने भी मैं कभी मिलूंगा रामदेव, उनसे जरूर एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। ये जो साइंस तो सब पे ही एप्लीकेबल है। तो आप क्या हो रहा है कि बैठिए, उसमें क्या हो रहा है आपको ऑब्जर्व करिए कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे रहते हैं। हम इस समय स्टैंडिंग पोजीशन में इसलिए हैं क्योंकि मेरी जो सेंटर ऑफ मास है मेरे बेस से होके जा रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टेबल कंडीशन में खड़ा हूं। जब मैंने टच किया तो क्या हुआ, आगे की ओर झुका, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, क्योंकि हमारा ये बैक पोर्शन है, ये मूवमेंट पीछे की ओर गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास मेरे अभी भी बेस से होके जा रहा है, क्योंकि हमने ये किया। और इसलिए वहां जब मैंने टच किया, तो जब मैंने अपने बैंड किया अपने शरीर को, तो क्या हो रहा है,
कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वो बैक में नहीं जाने दे रही है, तो सेंटर ऑफ मास गड़बड़ हो गया। और थोड़ा सा मैम और करती ना तो आगे कर जाती। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है सेंटर ऑफ मास समझने। तो ये चाहे बाइसिकल में है, चाहे अपनी बॉडी खड़ी होती है, चाहे पेंसिल को खड़ा करना है, पॉइंट्स पे क्यों नहीं हो रही है, बेस क्यों चाहिए, बेस का क्यों जरूरत है। जैसे आप पेंसिल को यूं क्यों नहीं खड़ा कर पाते हैं, टिप, क्योंकि उसका खड़े होने के लिए हमें बेस चाहिए, तो वो नहीं होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास गड़बड़ होगा, गिर जाएगी। और उसी चीज को हम अगर रबर में लगा देंगे, बेस चाहिए, तो ये सब उसमें आप कर सकते हैं। एक स्केल से, इस स्केल से आप 100 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये छोटे से स्केल से बहुत बड़ा एक हमारा टूल है, सॉरी, इस स्केल से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, तो आपके लेवल पे तो इतने एक्सपेरिमेंट इससे हो सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक कह सकते हैं टूल है, वो हम इसको यूज करके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में भी करके आपको दिखाऊंगा तो आपको पूरा मतलब सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। बचपन में सॉरी सर, हम लोग खेलते भी थे बचपन में अपने बालों से। कई सारे Vibrating motion is possible. इसमें कहा एक्सपेरिमेंट है, इसका इसमें experiment है। लाइट के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, तो इसमें कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। अब तो अभी भी याद आता है। तो अब क्या होता है कि वो एक हम लोग इस समय सीजन में संतरे का उस समय के fireworks को बनाते थे। इसको करके हम लाइट के बहुत सारे प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सब एक्सपेरिमेंट 200 बता रहा हूँ, मोर देन 2 गिलास एक ले लीजिए, पानी ग्लास, उसके वो भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोगों में जो क्रिएटिविटी तो है तो उसको आने की जरूरत है। और एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। सपोज आप जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने सबका जो रिस्पांस टाइम अलग अलग, तो कारण से आपके लेवल पर तो बच्चे उतने नहीं शर्माते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। 8 क्लास से प्रॉब्लम शुरू होती है जब बच्चा क्वेश्चन पूछना, एक कॉन्शियस हो जाता है, पीयर ग्रुप प्रेशर, वो कुछ नहीं, वो क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, बस यही, उसको लेके आप अकेले ग्रुप में जाके उनको एक्सरसाइज करके वो भी खत्म कर सकते हैं। तो वो एक अलग मेथोडोलॉजी है, लेकिन आप जो कॉमन है 6-7 के बच्चे तो बहुत ही मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। आप अपनी क्लास में हर एक बच्चे का जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सबका अलग अलग डिले टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम सबका अलग। ये बच्चे का हम कह सकते हैं कि हम उसके रिस्पॉन्स टाइम को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, कि उसका किस तरह से उसके हम रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करें। तो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हम क्लास में जिसका जो चाहता है अपना रिस्पॉन्स टाइम, हम उसका कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए कोई हमारे नया ऑब्जेक्ट आ जाए उस ऑब्जेक्ट का उसका पर्टिकुलर उनका नहीं, उस ऑब्जेक्ट का डिले टाइम, कि आप हो रहे हैं तो आप कोई वॉलंटियर है, इसमें कोई वो नहीं है, इज ए फन एक्टिविटी। आपको स्केल बड़ा वाला है, मेरे पास नहीं। आपको अच्छा लग रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो हमें मैसेज देने में ही कम, अभी मेरे पास है वो। क्योंकि जब मैं आया ना मॉर्निंग में, तो मुझे ये था कि आप लोग 12th क्लास 9th, तो मैम ने बताया कि प्राइमरी, तो फिर मैंने कोई नहीं, उन्होंने सब पढ़ा तो है एक बार रिवाइज ही हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या करना है,
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आपका काम ऑब्जर्व क्या है। तो आइए मैम इधर आइए, दिखाई दे। आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको अपना यू हैंड, ठीक है, और मैं ये कागज ड्रॉप करूंगा, आपको पकड़ना। हो सकता है आप लोगों ने देखा नहीं हो, लेकिन मैं उस एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल साइंटिफिक इसमें ले आऊँ। तो इधर इधर फेस कर दीजिए, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व करिए हो क्या रहा है। ऑब्जर्व इनको भी करना है, हमें भी करना है, पेपर को भी करना है। ऊपर इस तरह से। मैं कहूँगा होल्ड इट, तो इनको पकड़ना है। होल्ड इट, होल्ड इट। आप अपने वर्ड्स हाथ को भी रखिए, बाद में होल्ड इट, होल्ड इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइज बढ़ा देंगे। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। तो अब आप देखिए, सरफेस एरिया, हाँ? सरफेस एरिया बढ़ता तो शी कैन इजीली कैच इट। तो क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में मैंने मैम को एक कमांड दी, ठीक है। कमांड ये थी होल्ड इट। तो ये मैसेज कहाँ गया, सबसे पहले ब्रेन में गया, और ब्रेन ने हैंड को एक्टिवेट किया। ब्रेन ने हैंड को एक्टिवेट किया। हो क्या रहा था कि जब हमने ये किया, हमने कहा होल्ड इट, जब तक ब्रेन ने हैंड को एक्टिवेट किया तब तक ये ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैसेज जाने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको फिर मैंने और इम्प्रूव किया, और उसको थोड़ा बड़ा किया, तो उसको भी नहीं किया। जब इन्होंने और मैंने बड़ा किया, तब यह देखा कि हो गया। लेकिन तब तक जब तक इनका हैंड एक्टिव होता तब तक इतना ड्रॉप, हम इस ड्रॉप को मेजर कर सकते हैं। ऐसे करेंगे। अब आप रिकॉल करिए जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्या हो रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब मेजरमेंट की बात आई तो मैंने स्केल ले लिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। और ये फॉल कैसे हो रहा है, अंडर ग्रेविटी। और जब ये ग्रेविटी फॉल हो रहा है तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस भी हमारे पास में, कैलकुलेट क्या करना है, टी, टाइम। टाइम इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अगर इसको कैलकुलेट करना था तो मैंने ये जहाँ इन्होंने ड्रॉप किया था वो मैंने इसको टच कर लिया, मेजर कर लिया कि इतना फॉल हो गया। तो इसमें ऑलरेडी 18 सेंटीमीटर फॉल। तो डिस्टेंस क्या हुआ, 80 सेंटीमीटर। अगर इसको उसमें बदल लेंगे आप, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कौन सा वो एक फार्मूला लगाएंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ। यू एस क्या है, डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। U 0 है तो 0 हो गया, 10 ले लीजिए उसको, कितना हो गया, हाफ GT स्क्वायर। हाफ G 10 हो गया, T निकालना है। तो आप अगर T का कैलकुलेट करेंगे कुछ मिली सेकेंड आ जाए। तो आपका कितना हो गया, वो मिली सेकेंड आपका रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो। आप पूरी क्लास के सब बच्चों का रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं, सबका अलग है। आप इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, शायद अपने घर पे भी ट्राई करिए। ये एक्सरसाइज डेली करिए, देखें आप रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा उससे। और ये 12 सेंटीमीटर तो सबका ही गिरेगा, 12 से नीचे, क्योंकि मैं भी उसमें भी आ रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर तो सबका ही फॉल होगा। अब होगा 12 से 30 के बीच में, जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हर एक बॉडी, हर एक हमारी क्या है मशीन, हर सिस्टम का एक डिले टाइम। अब जैसे हम इसका कंप्यूटर का डिले टाइम क्या है, हाँ कितना मेजर, आप बताइए साइंस के, आप कितना है डिले टाइम। हमारा मिली सेकंड में कुछ आ रहा है, इसका कितना होगा। कंप्यूटर के अंदर क्या है, कौन सा प्रोसेसर, हाँ माइक्रो, माइक्रो कितना होता है, -6।
तो 10⁻⁻⁶ सेकंड का समय लेता है, तब स्क्रीन पे ए दिखाई देता है। और नैनो प्रोसेसर होगा तो 10⁻⁹ होगा। अब इससे नीचे भी हो सकता है, सोचा है? अगर हम पिको प्रोसेसर की बात करें, अभी अभी हर चीज साइंस में नैनो स्केल पर डिस्कस हो रही है। अब 10⁻12 पे भी डिस्कस हो सकती है, फिर उसके बाद 10⁻, 10⁻ में और कम करते चले हैं, ये तो कम होता चला है। बिल्कुल बिल्कुल 10⁻⁻0 हो सकता है। मतलब 1 या 0 नहीं, सॉरी, और उसका बिल्कुल 0 डिले टाइम का मतलब, जैसे मैंने आप दिमाग में मेरे आया और सामने कम्युनिकेट, ये कभी हो सकता है? अब देखो बच्चे कितना सोचेगा, इसमें आपको क्या क्या मैसेज मिल रहा है, आपको मैंने कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर से, प्रोसेसर से, और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में, वो हम स्केल कम करते चले जा रहे हैं। पहले माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो सब बन रहे थे, अब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, अब पिको टेलिस्ट होंगे, पिको के बाद ये होंगे, कितने लेवल तक हम जाएंगे नीचे। हमने अभी आप दिखाया मैथमेटिक्स में 10⁻15 लेवल तक काम हो रहा है, तो क्या हो सकता है 10⁻15 लेवल तक हम आ जाए, उस लेवल पे हम कम्युनिकेट इतना फास्ट होगा, इतना डिले होगा, लेकिन वो 0 हो सकता है कि नहीं? 0 का मतलब क्या हुआ, मैंने ये बोला होल्ड इट, और मैम ने ट्रैक पकड़ लिया कि दिमाग में याद। और कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी आज क्या है, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत फास्ट, डिले टाइम कम होना है। हर चीज का डेवलपमेंट का है, डिले टाइम हमको कम करना है। तो ये जो डिले टाइम कम होगा, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है किसी मशीन का। महाभारत में जरूर एक संदर्भ मिलता है कि उन्होंने वो कुछ देखा और उनके दिमाग में कुछ, एक नहीं होता है, क्या बोलते हैं, इंट्यूशन हो गया कि वो ऐसा हो रहा है, एलिपैथी, एलिपैथी। लेकिन वो हमारे उसमें ये रेफरेंस आता है, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं है। और बिल्कुल तो इसके साथ में होता है, इस तरह से आप और भी एक्सपेरिमेंट डेवलप करिए, बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन आपको हर चीज इंटरलिंक। थैंक यू वेरी मच। Right. Thank you so much, sir, for sharing your invaluable insights with us today. Your real life experiences have truly inspired us, and your words have given us so much to reflect upon. The way you highlighted the importance of creativity in decision making and its role in shaping the future of science was truly thought provoking. You beautifully explained the true purpose of science, not just as a subject, but as a means to solve real world problems. Thank you so much, sir. A special thanks to Moina Dar ma'am. The ma'am is the director of academics at Amity International School and Global School. And ma'am, Shani, ma'am, she is the consultant at Amity International School. Thank you. Pleasure, sir. It was a real pleasure to attend your session. Yes. We came for We a have to while. go just for a while and go other places, but we stayed. Very interesting. And we call you. Thank you so much. Thank you so. Thank you, sir. Thank you. Feedback. Yeah, then we find a please fill up the feedback. Please sit here. The lunch will be served here. After we eat, then we move to it. Dear teachers, please wait. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Only teacher attendance level.